विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कॉन्स्टिट्यूट ऑफ द सर्किट, इसमें ऐसा पॉसिबल नहीं है, किस सर्किट में ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्योंकि बेटा आपको क्या होता है जब हम लोग एल सर्किट में वोल्टेज आगे रहता है पहले एल सर्किट में लेंगे आर में तो यहाँ पे बी एल लीड करता है आई बाई ए पाई बाई, ये प्योरली कुंडली वाला सर्किट ये वाला इंडक्टेंस केवल एल है, इसके लिए हम लोग ये यूज करते हैं। ठीक ठीक। दूसरा होगा ये बात करते हैं कैपेसिटी, यहाँ पे V जो है V लीड्स आई पाई फेज पाई बाई 2, यहाँ पर वोल्टेज जो है वो क्या कर रहा है पाई बाई 2 फेज लीड कर रहा है। कौन लीड कर रहा है बेटा? वोल्टेज लीड कर रहा है पाई बाई 2 फेज। दूसरा आपका होगा प्योरली कैपेसिटी में यहाँ पे करंट जो है वोल्टेज से आगे है, वोल्टेज से पाई बाई 2 लीड करता है, वोल्टेज से क्या करेगा पाई बाई 2 लीड करेगा। और जब ले लेते हैं हम लोग क्या एलसी सर्किट, एलसी में अगर VL ग्रेटर है BC से, फिर VL ग्रेटर है BC से तो पाई बाई 2 वोल्टेज लीड करेगा, BC ग्रेटर होगा तो हमारा पाई बाई 2 क्या करंट लीड करेगा, मतलब फेज डिफरेंस जो भी मिलेगा पाई बाई 2 ही मिलेगा तो पाई बाई 2 ही मिलेगा, दूसरा नहीं मिलेगा। ठीक। और तीसरा था बेटा LR सर्किट, LC है LR सर्किट की जब आप बात करोगे ना LR भी एल देखो यहाँ पे VR और I इसी फेज में, यहाँ पे होगा VL इधर, इन दोनों का रिजल्टेंट कहाँ जाएगा? कुछ ऐसा यहाँ पे फेज डिफरेंस ये मिलेगा और इस I की जो वैल्यू है वो 0 से बड़ा और पाई बाई 2 से क्या छोटा होगा। तो यहाँ पे वैल्यू पाई बाई 2 के बराबर नहीं है। आपको पूछा गया तो सर्किट कैन नॉट क्या सो फेज डिफरेंस पाई बाई 2, इसमें पाई बाई 2 नहीं है, वो हमें डिटरमाइन करना था। तो पाई बाई 2 किसमें नहीं आता और उसमें बाकी सभी में आपको क्या मिलेगा? मिलेगा तो पाई बाई 2 मिलेगा, दूसरा नहीं मिलेगा। एलसी एलसी में भी कंडीशन वही है, विजिलेंस कंडीशन में होगा ही नहीं वोल्टेज, जीरो कंडीशन BL BC बराबर। बाकी जितनी भी कंडीशन होगी या तो BL लीड करेगा या तो BC लीड करेगा, तो उस कंडीशन में हमेशा जब भी फेज मिलेगा तो पाई बाई 2 ही मिलेगा, दूसरा नहीं मिलेगा। 180 नहीं हो सकता, 180 कैसे मिलेगा? या तो BL बड़ा होगा तो BL वाला ऊपर की तरफ मिल जाएगा वोल्टेज, BC बड़ा होगा तो नीचे की तरफ मिल जाएगा, दोनों बराबर हो गए तो जीरो हो गया। ठीक, मतलब आप पेज वोल्टेज ही नहीं रहेगा, पेज की वैल्यू क्या आपसे बात ही नहीं है, समझ गया? दोनों गलत है, हाँ हमारा दोनों ना दिया गलत, दोनों कौन दोनों? 30 वाला और 47 वाला, हम सोचे सही थे सही। अच्छा 30 भी यही क्वेश्चन था, एक गया तो दूसरा जाएगा ही। सोचे से सही से तो गलत हो गया। और ये वाला बता दीजिए बहुत टाइम लगा है, 5 इक्वेशन 4 इक्वेशन किसी तरह है, क्योंकि इसको एक से बन जाएगा 30 माइनस x बराबर 10 आई, और इधर करें तो x माइनस 12 बराबर 20 I1, x माइनस 2 बराबर 20 I2 और I1 प्लस I2 बराबर I। 4 इक्वेशन बना और उसके बाद सॉल्व नहीं होता तो हम कैसे इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं? यहाँ इसमें कर्व पूछा गया है, हाँ I1 इसमें कर्व पूछा है ना जी सर। ठीक, यहाँ से एक क्वेश्चन आता है, क्या इक्वेशन बनाए हैं? देखो यहाँ से एक ये मान लो B वोल्टेज, इनके बीच में करोगे पोटेंशियल डिफरेंस 30 माइनस हमारे यहाँ से करंट जाएगा भी कितनी I इंटू R की वैल्यू जो भी आपको दिया है 10 समीकरण एक क्वेश्चन यहाँ से बना B माइनस B माइनस 12 करंट इधर वोल्टेज हाई होगा इधर लो होगा, B माइनस 12 इक्वल टू 40 I1 समीकरण और ये कर लो B माइनस 2 इक्वल टू 30 इंटू I2 ठीक बन गया। I1 एक समीकरण इसको ये 12
यहाँ पे इसका साइन निगेटिव लेंगे, इसका साइन पॉजिटिव ले लेंगे, क्या लेंगे निगेटिव और पॉजिटिव। या तीसरा कंडीशन कर सकते हो I1 प्लस I2 कितना I1 जाएगा, ठीक है क्वेश्चन यहाँ से। अब इसमें क्या करोगे जब I1 के टर्म में I1 तो या तो I2 के टर्म में बदल या तो I2 के क्या करेंगे I1 के, क्योंकि एक हम लोग लगातार दो अननोन क्वांटिटी एक ही से नहीं फाइंड कर सकते, ठीक। तो एक बार करके इसको हम काट देंगे बी को क्या करेंगे क्वेश्चन सेकंड और थर्ड में मान लो इसको हमने I1 की जगह पे क्या लिख दिया, अगर I1 को I2 बदल ले रहे हैं, हमें कौन चाहिए I1 चाहिए ना, I2 बदल जो चाहिए उसको उल्टा बराबर I2 बराबर हो जाएगा I माइनस I1 हो जाएगा, ठीक। अब इसकी जगह पे यहाँ पे रख दो, इसी क्वेश्चन में हो जाएगा बी माइनस 2 इक्वल टू 30 इंटू 30i माइनस 30i I2 30i माइनस 30i I2 जब हमने बनाया I1 जब हमने लिखा जी सर, तो I1 हो गया, ये क्वेश्चन एक बन गया हमारा। अब कंडीशन क्या करेंगे इस वाले इसको बना लो, इसको बनाए इस थर्ड इक्वेशन ये जो इक्वेशन सेकंड है, सेकंड और फोर्थ फिफ्थ को क्या करें इक्वेट कर दीजिए, तो बी माइनस क्या नहीं होगी सर। क्वेश्चन भी बोल दिया था, क्वेश्चन जो बोला गया था क्या आया था आंसर बेटा, क्वेश्चन जो बोला गया था आंसर क्या आया था 270। देखो हो गया। इस चैप्टर में एक तो क्वेश्चन बनता है आपका डॉपलर इफेक्ट से, ये क्या बनता है आपका डॉपलर इफेक्ट से। एक आप कंडीशन और देख लीजिए, देख लीजिए तो छोड़ दीजिए, स्किप कर दीजिए। हाँ स्पेशल केसेज ऑफ डॉपलर इफेक्ट। स्पेशल केसेज ऑफ डॉपलर इफेक्ट। अगर बेटा कोई भी गाड़ी आपकी क्या कह रही है किसी वाल की तरफ आ रही है, वाल की तरफ आ रही है, दीवार, हाँ दीवार की तरफ से वाला ये है वाल है, इसकी तरफ कोई गाड़ी आपकी चल के आ रही है। अब अगर वो सायरन बजाता है और जो सायरन इसका ड्राइवर है वो उसे ऑब्जर्व करता है कौन वाले साउंड जो वाल से रिफ्लेक्ट होकर आपके आती है, रिफ्लेक्टेड साउंड को अगर क्या कर रहा है ऑब्जर्व कर रहा है, तो उस कंडीशन में बोला क्या जाता है कि बेटा जो रिफ्लेक्टेड साउंड उसको रिसीव होगा उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी। अगर जो आपका कार है वो कार की वेलोसिटी 20 ही ले लो, कार की वेलोसिटी 20 ही है, साउंड की वेलोसिटी आपकी 20, कार की वेलोसिटी 20 है, साउंड की वेलोसिटी 20 है। और जो साउंड वो प्रोड्यूस कर रहा है बेटा क्या करना है, जो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी साउंड की है वो कितनी है, साउंड की जो फ्रीक्वेंसी दी जा रही है बेटा, ठीक, वो एन दिया गया है। साउंड की फ्रीक्वेंसी एन एस मान लो या एन मान लो, ठीक है। तो वो सोर्स का काम कर रहा है। बोला क्या जाता है कि जो ऑब्जर्वर है यानी कार ड्राइवर है जो उस साउंड को रिफ्लेक्टेड साउंड को रिसीव करेगा उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी। फ्रीक्वेंसी के साथ फ्रीक्वेंसी के साथ कोई नहीं फर्क पड़ता। अरे हम लोग डॉक्टर रखा कि फ्रीक्वेंसी पढ़ना है यार, इसी के फैक्टर से पढ़ रहे हैं साहब।
डॉपलर इफेक्ट में क्या पढ़े हो? फ्रीक्वेंसी चेंज। फ्रीक्वेंसी चेंज की ही स्टडी आप कर रहे हो। वो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, हम लोग रिफ्लेक्शन पढ़ रहे थे। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का रिफ्लेक्शन हम पढ़ रहे हैं। यहाँ फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही, साउंड रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो वही मतलब दीवार तक जैसे उसमें मिरर में भी हमारा दौड़ा के करते थे तो 2B के द्वारा दिखता था, इसी प्रकार से यहाँ पर भी कंडीशन हो रहा है। लगाइए दिमाग लगाइए, वही तो बताना है। क्या है सर? लिखिए, पॉइंट पहले लिखिए, जल्दी लिखिए। बोला क्या जा रहा है कि अगर आपको क्या किया जा रहा है कि कार है कि बाहर है बोल जाएगा, एक कार आपकी बाहर की तरफ आ रही है, इसकी वेलोसिटी मान लो BC है, ये बाहर में है, ये लेफ्ट में कैसे है, लेफ्ट में यहाँ से कान बजा रहा है साउंड, तो साउंड जाएगा, टकराएगा, टकराने के बाद क्या होगा, फिर से रिफ्लेक्ट बैक होगा। क्या होगा? टकराने के बाद रिफ्लेक्ट बैक हो रहा है। उस केस में कहा क्या जा रहा है कि बेटा जो अगर इसकी फ्रीक्वेंसी जो प्रोड्यूस होती है, यहाँ से साउंड प्रोड्यूस हो, इसकी फ्रीक्वेंसी L है या एंगल ले लें, तो टकराने के बाद जो रिटर्निंग साउंड होगा उसका जो ड्राइवर यहाँ पे बैठा होगा, इस कार का ड्राइवर होगा, अगर उसे रिसीव करते हैं तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, जो रिसीव फ्रीक्वेंसी होगी उसकी वैल्यू क्या होगा, ये आपको बताना है। जो रिसीव फ्रीक्वेंसी होगी उसकी वैल्यू क्या होगा वो आपको रिप्रेजेंट करना बताना है। ठीक, बताएंगे। रिफ्लेक्टेड जो साउंड होगा उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी वो आपको बताना है। देखो, ये सोर्स का काम कर रहा है, यही सोर्स का काम कर रहा है, यही बेटा इसी बैठा हुआ ऑब्जर्वर का भी काम कर रहा है। जब इसने साउंड प्रोड्यूस किया, जाके टकराएगा तो रिफ्लेक्ट बैक होकर फिर वापस आएगा, क्या करेगा, टकरा के वापस आ रहा है। मतलब जिस वेलोसिटी से ये गया, टकराने के बाद उसी वेलोसिटी से क्या हो रहा है, वापस आ रहा है। और जो ऑब्जर्वर है उसी गाड़ी में बैठा है तो वो भी तो उसी वेलोसिटी से जा रहा है। मतलब साउंड रिफ्लेक्टेड BC वेलोसिटी से हमारी तरफ आ रही है। अब इस ऑब्जर्वर के लिए सोर्स का काम कौन करेगा, ये। अब सोर्स से साउंड क्या हो रही है आपकी, रिफ्लेक्ट बैक होके आ रही है, BC वेलोसिटी से गए उसी वेलोसिटी से लौट के क्या हो रही है, आ रही है। तो उस केस में हमारा ये इसके मूवमेंट की वजह से ये हाइपोथेटिकल मानना पड़ेगा कि जो कार का ड्राइवर है वो किसी कार के साथ जा ही रहा है, लेकिन जो साउंड यहाँ से गई टकराने के बाद क्या हो रही है, उसी वेलोसिटी से रिफ्लेक्ट बैक हो रही है। तो इस वेलोसिटी BC से गई और BC से क्या हो रही है, रिटर्न बैक हो रहा है। तो उस कंडीशन में यहाँ पे हम लोग ने NO बराबर लिखते थे NAS B/BO प्लस B प्लस माइनस B/BS लिखते थे। तो ऑब्जर्वर कौन है, कार में बैठा ड्राइवर, और किधर की तरफ जा रहा है, ये काम करेगा सोर्स की तरफ जा रहा है, ऊपर क्या हो जाएगा, BC है, यहाँ पे किससे जा रहा है, वो BC से जा रहा है। और वही जो आपका यहाँ पे साउंड था इसको हाइपोथेटिकली मान लेंगे कि जब रिटर्न बैक हो रहा है तो दैट मींस कार उतनी ही वेलोसिटी से किधर आ रही है, रिटर्निंग आ रही है, उसकी वेलोसिटी B माइनस क्या हो जाएगा, मतलब इस समय जो ऑब्जेक्ट फ्रीक्वेंसी आपकी होगी वो पहले से B प्लस BS अपॉन B माइनस, अच्छा नहीं BS कह रहे B माइनस BC लिया है ना, तो B प्लस BC अपॉन B माइनस क्या हो जाएगा, BC का बराबर होगा। इसको हम लोग एज्यूम करेंगे कि टकराने के बाद फिर से रिटर्निंग जो इमेजिनरी सोर्स लेंगे वो यहाँ से टकराने के बाद यही आपका इमेजिनरी सोर्स का काम करेगा और सोर्स उसी वेलोसिटी से माना जाएगा आपका, अगर जिस वेलोसिटी से क्या करेंगे कार माना की तरफ आ रहा है। तो यहाँ पे जो हमें मिलेगी फ्रीक्वेंसी NO की वैल्यू रहेगी B प्लस BC अपॉन B माइनस BC की क्या हो जाएगा बराबर। इसका मतलब पहले से कम, पहले से ज़्यादा यार, ऊपर जो रहा नीचे घट रहा है तो वैल्यू बढ़ेगी ना। अरे भाई
फैक्टर जो आपका है इसमें बढ़ रहा है और डिवाइडिंग फैक्टर घट रहा है तो रिजल्टेंट वैल्यू क्या होगी? ये मैक्सिमम वाली कंडीशन बनती है। सोर्स अब ये हो गया ना दीवार। हाँ, और ऑब्जर्वर का काम क्या? कार का ड्राइवर। तो कार का ड्राइवर भी BC वेलोसिटी से आ रहा है और जो साउंड रिफ्लेक्ट दोनों एक ही दिशा में आ रहे हैं। दोनों अब एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं ना। जब दोनों दूसरे एक दूसरे की तरफ आएंगे तो दूरी क्या करेगी? घटेगी। जो घटेगी तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, बढ़ जाएगी। दिखा दीजिए, जल्दी करिए। क्या लिखा पॉइंट लिखेगा? पहला लिखो मूविंग कार टुवर्ड्स, कार इज चलो, कार इज मूविंग टुवर्ड्स, कार इज मूविंग टुवर्ड्स स्टेशनरी वॉल, कार इज मूविंग टुवर्ड्स स्टेशनरी वॉल। इस स्थिर दीवार की तरफ कार क्या कर रहा था? मूव कर रहा है। कार इज मूविंग टुवर्ड्स स्टेशनरी वॉल। हो गया? जल्दी बना दीजिए। नीचे भैया जब साउंड गया जिस वेलोसिटी से हम जा रहे हैं टकराएगा वो रिफ्लेक्ट बैक हो रहा है ना। वो क्या कर रहा है? उसी वेलोसिटी से वो रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो जब ऑब्जर्वर कार का ड्राइवर उसे ऑब्जर्व करेगा तो ऐसा है कि नजर में हम लोग क्या सोर्स को मानेंगे? रिफ्लेक्टेड साउंड को। तो रिफ्लेक्टेड साउंड जिस वेलोसिटी से गई उसी वेलोसिटी से रिफ्लेक्ट हुई। तो जब रिफ्लेक्ट हुई तो कितने से गई थी? BC से रिफ्लेक्ट होकर आ किससे रही? BC से। तो इधर वाली के मूवमेंट की वजह से जो हाइपोथेटिकल लेवल की मेजर नहीं माना है ये BC से चल रहा है और उसी से क्या BC से आपका ये भी आ रहा है। दोनों एक दूसरे को डिस्टेंस घटा रहे हैं। तो जब डिस्टेंस घटेगा तो फ्रीक्वेंसी क्या करेगी? बढ़ेगी। ऊपर क्या फ्रीक्वेंसी बढ़ती है प्लस करने पर, नीचे की फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी माइनस करने पर। क्या समझे भाई? ये संख्या कम होगा यार, इंडिविजुअली अलग अलग बता चुके हैं तुम लोग को। जब ये आपका संख्या घटेगी इसकी वैल्यू घटेगी तो रिजल्टेंट वैल्यू बढ़ेगी ना। तो ऊपर क्या ऑब्जर्वर की जाने की वजह से और नीचे हाइपोथेटिकल इमेजिनरी सोर्स है उसके आने की वजह से दोनों की वजह से क्या हो रहा है? नेट फ्रीक्वेंसी दोनों एक ही दिशा में आ रहे हैं। हो गया? दूसरा लिखिएगा नीचे प्लस ऊपर माइनस। हो गया? बन गया? दूसरा है ठीक है। कंडीशन होता है बेटा कि अगर आपका जो टारगेट है, टारगेट का वाल वो चल के आ रहा है और जो क्या है ऑब्जर्वर है वो रेस्ट में, सोर्स और ऑब्जर्वर रेस्ट में, वाल मूव कर रहा है। तो लिखिएगा मूविंग टारगेट, पॉइंट बना लो मूविंग टारगेट। अगर टारगेट हमारा मूव करके आ रहा है तो क्या होगा? मूविंग टारगेट। सेम कंडीशन फिर से हमें ऑब्जर्व होगा बेटा। अब की बार क्या होगा? सुनो ये हाइपोथेटिकल वाला कंडीशन है। जिसे ये एक्चुअल में नहीं मूव कर रहा है। जैसे इसको हम एक हमारा इधर से कार क्या हो रहा है उसी वेलोसिटी से क्या होगा एज ए आता हुआ फील, ठीक है? उसके लिए दूसरा होता है आपके बार सेकेंड कंडीशन है कि यहाँ पे टारगेट मूव कर रहा है और जो ऑब्जर्वर है और फोर्स रेस्ट में ये टारगेट। ठीक, आपने क्या किया? आप यहाँ से सुन रहे हो और यहाँ पे आपने साउंड सोर्स लगा रखा है। साउंड यहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक, साउंड यहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है। तो यहाँ पे जो साउंड प्रोड्यूस होगा ये रेस्ट में है। ये कैसा है? ये सारी कहानी इसमें रेस्ट में है। आपके बाद ये बी वेलोसिटी से मान लो आ रहा है, या इसे बी हम लोग क्या कर लेते हैं? टारगेट बी की वेलोसिटी कर लेते हैं। टारगेट जो है आपकी बात किसकी तरफ चल के आ रहा है? सोर्स और ऑब्जर्वर की तरफ आ रहा है। सोर्स और ऑब्जर्वर। अब साउंड यहाँ से निकला,
ये साउंड क्या हुआ इधर की तरफ, ये इसकी तरफ आ रहा है, तो बोला जाता है कि जो ये जाएगा टकराएगा, टकराने के बाद फिर से क्या करेगा, ये वापस आएगा। जब वापस आएगा तो इसको जो साउंड सुनाई पड़ेगा इस ऑब्जर्वर को बेटा, पूछा जाता है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी। अगर सोर्स की फ्रीक्वेंसी हमारा NS है, सोर्स की फ्रीक्वेंसी कितना है NS है, और जो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी है वो NO है, तो उस कंडीशन में जो ये ऑब्जर्व करेगी फ्रीक्वेंसी उसकी वैल्यू क्या होगी, बढ़ जाएगा, बढ़ेगी भाई, उसके तरफ आ रहा दूर घटेगी, हाँ जी जी बनता है, अभी बता रहे हैं, तो उसका हम टेजेंट कर अभी वाला लेंगे। कंडीशन है, अभी बैठो बैठो अभी बताएंगे। हाँ जी, तो उसका हम टेजेंट लेके अपनी तरफ कर लेंगे, जो हमारी तरफ से मेरा हो। नहीं तो उसमें ऑब्जेक्ट फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ऑब्जेक्ट फ्रीक्वेंसी NO बराबर NS हो जाएगा B प्लस BC और बटे B। कितनी, ऊपर प्लस रहेगा, नीचे कुछ नहीं। सेम कंडीशन में भी अराइज होगा बेटा। अब की बार क्या करेंगे, सुनो, ये साउंड गया, ये टकराया, अगर ये टकराया, टकराने के बाद किधर आएगा, इसकी तरफ आएगा, और क्योंकि वाल भी इसी तरफ आ रही है ना, तो दोनों वाल भी उसी तरफ आ रही है, तो वाल के चलने की वजह से भी क्या हुआ, इनके बीच का टेम्परेचर घटता जाएगा, और ये साउंड जो टकराया तो वो जिस गैलाक्सी वाल है उसी गैलाक्सी टकराने के बाद वो चला, दो और साथ में वाल भी चल रहा है, तो दोनों की वजह से डिस्टेंस क्या करेगा, घटेगा। जैसे यहाँ पे पिछले वाला सोर्स क्या कर रहा था, ये जा रहा था इसकी तरफ, बिजली चलने की वजह से और टकरा के रिफ्लेक्टेड साउंड के मूवमेंट की वजह से आपका क्या हुआ था, फ्रीक्वेंसी बढ़ी थी। वैसे यहाँ पे भी होगा, बट अब अंतर क्या है, आपकी बात कौन, दो टारगेट चल रहा है, दो फैक्टर में, ठीक है। उस केस में यहाँ पे जो आपका आएगा NO बराबर NS B प्लस BT, B प्लस BT, ये बात टारगेट अपॉन B माइनस BC। अब की बात दोनों ही क्या कर रहे हैं, इसकी टारगेट के मूवमेंट की वजह से हमारा नेट फ्रीक्वेंसी की वैल्यू में क्या हो रहा है, आपका इंक्रीज हो रहा है, तो कर लीजिएगा, ये भी पॉइंट बना लेना, मूविंग टारगेट वही लिख लो A, इफ टारगेट इज मूविंग टुवर्ड्स, इफ टारगेट इज मूविंग टुवर्ड्स सोर्स, मूविंग टारगेट लिखा था बेटा आपने, मूविंग टारगेट, इसका एक पॉइंट लिखिएगा, इफ टारगेट इज मूविंग टुवर्ड्स, ठीक है, ऑब्जर्वर, ये दोनों रह चुके हैं बेटा, ये टारगेट इधर की तरफ आ रहा है, इससे टकरा के वो रिफ्लेक्ट बैक हो रहा है, ठीक। जरा वो अटेंडेंस लिस्ट देखिए, जो लोग पहुँचते हैं बेटा वो लोग भाई अटेंडेंस पूरा क्यों नहीं लगाते, अब सारी जिम्मेदारी गवर्नमेंट की ही नहीं है, आप लोग अपनी जिम्मेदारी को निभाया करिए। कल के 3 लोग हैं जो है अभी नहीं लगाए हुए, ठीक है, बन गया, ये कंडीशन आपका हो गया यहाँ से। आगे लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, ये तो था जब टारगेट ऑब्जर्वर की तरफ आ रहा था, दूसरा लिखिएगा, एक टारगेट इसका B कर लो, एक टारगेट इज मूविंग अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर,
इफ टारगेट इज मूविंग अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, देन जो टारगेट है बेटा यहाँ पे हमारा इसकी तरफ आ रहा था ना, आपकी कंडीशन टारगेट कहाँ जा रहा है? दूर, दूर की तरफ जा रहा है। और ये अपना रेस्ट में बना हुआ है, क्या है? रेस्ट में। तो ये दूर जाएगा, इससे टकराएंगे साउंड, और साउंड भी ये दूर जा रहा तो क्या होगा? बैक साइड में आएगा, लेकिन इसका मूवमेंट कितना हो रहा है? राइट बढ़ा रहा है। तो दूर जाने की वजह से आपका ऊपर क्या, इससे दूर बढ़ेंगे ना, बढ़ेंगे तो माइनस, ये नॉट बराबर है, से काम करेंगे, वो भी दूर ही जा रहा है, नीचे जा जाएगा। जस्ट इसी का उल्टा, जब टारगेट पास आएगा तो ऑब्जेक्ट फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, टारगेट दूर जाएगा तो ऑब्जेक्ट फ्रीक्वेंसी घटेगी, ठीक? क्योंकि सोर्स से ऑब्जर्वर की दूरी भी बढ़ेगी सोर्स से, और खुद सोर्स क्या कर रहा है आपका? दूर जा रहा है, ठीक? तो दिखा दीजिए। बेटा क्या कह रहे हैं? हल्का सा साइड में, भारी सा साइड के साथ में बेटा हल्का हो गया, लिखिए। नेक्स्ट लिखिएगा अगला पॉइंट। लंबाई बढ़ा, उधर बैठ जाओ, 10 फीट कहीं और बैठ जाओ, पोजीशन चेंज करो। देखिए नेक्स्ट, ये हमारा ट्रांसवर्स डॉपलर इफेक्ट, ट्रांसवर्स डॉपलर इफेक्ट, ट्रांसवर्स डॉपलर इफेक्ट, ट्रांसवर्स डॉपलर इफेक्ट हो गया। चलो, जब हम ट्रांसवर्स की बात करते हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन में यानी सोर्स और जो ऑब्जर्वर दोनों का लाइन जो है वो डिफरेंट होगा। जैसे अभी हम लोग सेम लाइन पे यहाँ लेते थे, अभी क्या हो रहा है आपका? अलग अलग होगा, ठीक? तो लिखिएगा, ये पॉइंट कर लीजिए। पहला, इफ सोर्स इज मूविंग इन ए डायरेक्शन, इफ सोर्स इज मूविंग इन ए डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल, source is moving in a direction making an angle theta with respect to observer, making an angle theta with respect to observer, making an angle theta with respect to observer। बता दिया गया था उतना ही बोर्ड में है, ठीक? और ये जो सारी कंडीशन, ये आपका एडिशन जो है जो आपको पूछे जाते हैं, ये आपको सिचुएशन आपका है ABC 3 पॉइंट के, यहाँ से साउंड प्रोड्यूस हो रहा है,
बोला क्या जाता है, अभी आप एंगल एक मान लो थीटा बना रहे हैं, कितना बना रहे हैं, एंगल थीटा बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, एंगल थीटा बना रहे हो। अगर थीटा एंगल बना रहे हैं तो उसके से पूछा जाता है कि आपकी जो ऑब्जर्व क्या होगी, फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है, और जो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी होगी वो दोनों हमेशा सेम रहेंगे या बदलेंगे, या पोजीशन पे डिपेंड करेगा, बदलेगा, सेम रहेगा या पोजीशन पे डिपेंड करेगा। अब पोजीशन बना लो, जैसे यहाँ थीटा एंगल है, यहाँ पहुँच गया कितना हो गया, 90 हो गया। अब अगर हम लोग निकालते हैं बेटा, अगर हम लोग इन कंडीशन को डिस्क्राइब करते हैं तो एट फार पॉइंट का ए, जब सोर्स हमारा ए पॉइंट पे, इसकी वेलोसिटी मान लो बी ए लिया, कितना लिया बेटा, बी वेलोसिटी से या बी सोर्स की वेलोसिटी जा रहा है, इस सोर्स की जो वेलोसिटी इधर की तरफ बी एस है, इसका इस डायरेक्शन में हमारा कंपोनेंट कितना होगा, थीटा के साइड में कंपोनेंट कॉस थीटा होता है कि साइन थीटा होता है, कॉस थीटा होता है। बोला गया थीटा के साइड पे जब भी किसी को कंपेयर करते हैं तो थीटा के साइड का कंपोनेंट कॉस, अपोजिट वाला क्या होता है, साइन थीटा है। यहाँ पे जो लिखेंगे ना, इस डायरेक्शन में कंपोनेंट आएगा होता है बी कॉस थीटा, जो इस ऑब्जर्वर की डायरेक्शन में उसका साउंड की वेलोसिटी का कंपोनेंट, सर इसका ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी का जो सोर्स है उसकी वेलोसिटी का जो कंपोनेंट है वो है बेटा बी कॉस थीटा के बराबर हो गया, ठीक, या बी एस से दिखाया है तो बी एस कॉस थीटा के बराबर। अब इसके द्वारा जो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी होगी तो फार पॉइंट ए बी ओ इक्वल टू बी एस, बी एनो इक्वल टू एन एस, बी माइनस बी एस साइन क्या होगा, प्लस बी एस साइन थीटा, बी एस कॉस थीटा, या कुछ और क्या होगा ऊपर, उसी तरह डायरेक्शन में जा रहा है प्लस इसका ये कंपोनेंट बेटा इसकी डायरेक्शन में आ रहा है, डायरेक्शन में आ रहा है तो इसका मतलब डिस्टेंस घटेगा, और डिस्टेंस घटेगा तो क्या करेगा, वेलोसिटी को बढ़ाएगा। लेकिन चल कौन रहा है, सोर्स चल रहा है कि ऑब्जर्वर चल रहा है, ऊपर किसकी वेलोसिटी होती है, ऑब्जर्वर की, नीचे किसकी वेलोसिटी होती है, सोर्स की, नीचे किसकी वेलोसिटी होती है, सोर्स की होती है, ऊपर किसकी होती है, ऑब्जर्वर की। तो बात जो की जा रही है यहाँ पे कौन चल रहा है, ऑब्जर्वर चल रहा है कि सोर्स चल रहा है, कौन चल रहा है, अरे भैया ये तो ऑब्जर्वर है ना, सोर्स का काम कौन कर रहा है, ये भोपाल नहीं बन रहा है आपका यार, आइसक्रीम वाले का वो काम कर रहा है, सोर्स का साउंड ये प्रोड्यूस कर रहा है कि ये प्रोड्यूस कर रहा है, सोर्स प्रोड्यूस कर रहा है, तो सोर्स है और ये क्या काम करेगा, ऑब्जर्वर की। तो ऑब्जर्वर में ऑब्जर्वर कैसे है, रेस्ट में है, ऑब्जर्वर कैसा है आपका, झुका हुआ है, ये रेस्ट में है भैया, ये कैसे है, रेस्ट में है, ठीक। तो ऑब्जर्वर हमारा कैसे है, रेस्ट में है, मूवमेंट किसका हो रहा है, सोर्स का, सोर्स इधर मूव कर रहा है लेकिन उसका एक कंपोनेंट वेलोसिटी का किधर है, इस डायरेक्शन में है, घट रही है, इस वेलोसिटी की वजह से इनके बीच की दूरी क्या हो रही है, घट रही है, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, लेकिन किसके चलने की वजह से, सोर्स। ऑब्जर्वर रेस्ट में है तो ऊपर क्या, जीरो, और जीरो लिखने का कोई मतलब नहीं है, तो हम लोग सीधे करेंगे बी अपान, नीचे क्या, बी माइनस बी एस, बी एस कॉस ये पॉइंट ए के लिए है, जब आपका सोर्स ये पॉइंट पे है उस समय आएगी थीटा पे कार्टेशियन से इस लाइन से, तो उस कंडीशन में आपका जो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी होगी एनो इक्वल टू एन एस, ठीक है, बी अपान बी माइनस बी एस कॉस थीटा होगा बेटा, ठीक है, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ओवरऑल इंक्रीज करेगी। दूसरा होता है फार पॉइंट, किस पॉइंट के लिए, बी, जब ये बी पॉइंट पे पहुंचा, अब देखो वेलोसिटी इधर है, क्या इस डायरेक्शन में कोई कंपोनेंट है उसका, नहीं है, तो ना तो क्या ऑब्जर्वर मूव कर रहा है और ना ही इसके इसमें बी एस कॉस 90 लिखोगे, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, कॉस 90 की 0, तो फार पॉइंट बी लिखेंगे एन ओ इक्वल टू एन एस, बी ऊपर 0 है ही है क्योंकि ऑब्जर्वर मूव नहीं कर रहा है, बी माइनस लिखना चाहिए तो आप लिख दीजिए बी एस कॉस 90, और कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0, बेटा इस पूरे कंपोनेंट की वैल्यू 0, तो एन ओ बराबर हो जाएगा एन एस बी अपान बी, और बी भी 1, तो बच्चा हमारा एन ओ का कितना, दोनों सेम है, सेम हो जाएगा, और यहाँ पे कौन ज़्यादा होगा, एन ओ ग्रेटर देन एन एस होगा। इस तरह से फार पॉइंट सी
अब ठीक है, देखो साउंड तो यहाँ पे है, साउंड इसकी वेलोसिटी आप जब ये इधर है, इसका कंपोनेंट कितना जाएगा, ये थीटा है, थीटा तो ये एंगल थीटा, इधर वाला एंगल क्या होगा थीटा। तो आपकी बात बीएस कॉस थीटा किधर है, दूर की तरफ जा रहा है, कैसे है दूर, फ्रीक्वेंसी घटेगी, तो उस केस में फ्रीक्वेंसी घटती है, घटेगी। तो फ्रीक्वेंसी की वजह से यहाँ पे लिखेंगे हम लोग पॉइंट सी के लिए NO बराबर NS बी। आप जब तक वो कर नहीं रहा है कि मूवमेंट का किसका है, सोर्स का है, और सोर्स का जो कंपोनेंट है वो दूर की तरफ है, जब दूर की तरफ होगा तो फ्रीक्वेंसी को घटाएगा, और घटाएगा तो नीचे प्लस से माइनस, नीचे तक प्लस हो जाएगा, ठीक। अगर सोर्स के मूवमेंट की वजह से फ्रीक्वेंसी घट रही है तो नीचे प्लस, और बढ़ रही है तो नीचे माइनस, और आप जगह की वजह से अगर बढ़ रही है तो उस केस में ऊपर प्लस, आप जगह की वजह से घटेगी तो ऊपर माइनस कर दें, ठीक, नोट कर लीजिए। समझ गए एंगल वाला जी, ये एंगल का इफेक्ट होता है, बहुत कंडीशन बनते हैं। हो गया, चलिए मैं बता दें भैया, हमारे में तो बहुत कुछ होता है, नहीं सर जो मत बनाइए, बहुत हो गया ना। आपको अगर लगता है कि समझ नहीं आया तो क्वेश्चन कर सकते हैं, आपको अगर लगता है कि समझे नहीं तो क्वेश्चन कर सकते हैं, इस पर हो जाएगा। जी ABC ए पॉइंट पे जब रहेगा फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी, NO की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी, ठीक, और C पॉइंट पे सबसे कम होगी क्योंकि दूर जा रहा है, और ये पॉइंट पे क्या उसकी तरफ आ रहा है, भले से एंगल में ये कंपोनेंट उसकी तरफ आ रहा है, ये पॉइंट पे ये दूरी घट रही है, B पॉइंट पे कांस्टेंट है, C पॉइंट पे दूरी बढ़ रही है। एक ही एक पॉइंट याद रखो, अगर दूरी किसी भी वजह से घटना लग रहा है, घट रही है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, डिक्रीज करेगी, और किसी भी वजह से दूरी अगर बढ़ रही है तो फ्रीक्वेंसी घटेगी, डिक्रीज करेगी। कितना भी टेढ़ा केस रहेगा, अगर इतना आप माइनस कर लेते हैं तो बात बन जाती है, हो जाएगा। अब क्या है, चलिए नेक्स्ट आता है बेटा हम लोग, अब देखो जो फिलहाल यहाँ से पूछे जाने हैं, ठीक है। एक आता है आपका स्ट्रिंग, ठीक, एक आता है क्या हमारा स्ट्रिंग, कोई भी स्ट्रिंग है अगर उसमें हम लोग वाइब्रेशन डेवलप करते हैं, दो चीज़ें हमें यहाँ मेनली और पढ़नी है, वैसे है तो बहुत कुछ, बट जो हमें मेन यहाँ पे है प्रेजेंट टाइम में जो पूछे जानी है, एक डॉपलर इफेक्ट की क्वेश्चन आपका बनता है, एक ऐसे सुना देते हैं, लिखा नहीं रहे, जैसे मान लो हम यहाँ पे रेस्ट में हैं और हमारे सराउंडिंग कोई भी सोर्स घूम रहा है सर्कुलर पाथ पे, क्या कर रहा है, किसी सर्कुलर पाथ पे आपके सराउंडिंग कोई सोर्स क्या कर रहा है, आपका रोटेट हो रहा है, घूम रहा है, उस केस में फ्रीक्वेंसी जो आपकी होगी, जो फ्रीक्वेंसी आपको सुनाई पड़ेगी वो घटेगी, बढ़ेगी या वही रहेगी, ऐसे बता दो। जैसे आप बीच में खड़े हो, एक सर्कुलर पाथ पे कोई भी आपका मान लो गाड़ी में चल रही है, सायरन बजा रहा है, हॉर्न बजा रहा है, तो उस केस में जो फ्रीक्वेंसी आपको सुनाई पड़ेगी वो वही रहेगी जो जो सोर्स से हमेशा सेम रिलीज होगी या बदल जाएगी, ऑलवेज। हम रुके हैं उधर घूम रहा था, रेडियस सेम रहेगा, घूम रहा है, चल रहा है, चाहे वो दौड़े, बढ़ जाएगा। नहीं सर कि उसका एंगल हमेशा हमारे लिए 90 रहेगा सर जी। अगर सर जी वृत्त से सेंटर पे कुछ भी डाला जाए तो हमेशा 90 का एंगल बनाना है। सरफेस से सेंटर पे मिलाने वाली जो लाइन होती है हमेशा वो परपेंडिकुलर होता है, तो केस ये बना रहेगा, जैसे ये सर्किल है, अब यहाँ पे मान लो सोफा होती है, आइसक्रीम वाला अभी जो बनाने के लिए अगर क्या कर रहा है, साउंड प्रोड्यूस है, ये क्या कर रहा है, साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, बीच में खड़े सेंटर पे क्या है ना, खड़े, जो सेंटर
जब आपका 90 हो गया, परपेंडिकुलर पोजीशन हो गई, तो ऑब्जेक्ट फ्रीक्वेंसी और सोर्स क्या, सोर्स की फ्रीक्वेंसी दोनों सेम रहेगी। कंडीशन ये बीच वाला बी पॉइंट वाला कंडीशन बनता है, तो हमेशा सेम रहेगा। ठीक, चाहे वो सोर्स सेंटर पे हो, चाहे क्या ऑब्जर्वर आपका हो। ठीक, अगला कंडीशन होता है अगर साइड में खड़ा हो। सुन लीजिए, ऐसा अगर बाय द वे बनता है, अगर ये सोर्स ऐसे घूम रहा है, घूम रहा है, आपने सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, सोर्स के सर्कुलर पाथ में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है साउंड, और ऑब्जर्वर जो है, ऑब्जर्वर की कंडीशन ये है। अब क्या फ्रीक्वेंसी जो ऑब्जर्व करेगा, ये पॉइंट ए मान लिया, पॉइंट बी मान लिया, इस कंडीशन में जो आप फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व करेगा वो डिफरेंट होगा या सेम होगा सोर्स के? डिफरेंट होगा, ज़्यादा बाहर एक बार दूरी घटती जाएगी, एक के लिए बढ़ती जाएगी, बी के लिए घटती जाएगी। याद रखना, ए पॉइंट पे है क्योंकि इसकी तरफ आ रहा है ना, घटती है, घटेगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, और जब बी पे है दो डिस्टेंस बढ़ेगी, घटेगी। ए की वैल्यू जो होगी वो NAS से ज़्यादा होगी और NB की वैल्यू NAS से कम होगी। याद रहेगा? चलिए इतना याद रखिएगा। हो गया? तो ये केस आपका होता है, यहाँ से हम लोग दिखा देते हैं क्या होगा बेटा, उसके बेस पे रिप्रेजेंटेशन हो जाता है। ठीक, तो ये तो केस हो जाएगा हमारे जितने भी डिफरेंट हम लोग कंडीशंस बनाते हैं, किसके लिए, डॉपलर इफेक्ट के लिए, उसके बेस पे आप रिप्रेजेंट कर लेते हैं। दूसरा आपने पढ़ा होगा जो स्ट्रिंग होते हैं, धागे, जो यहाँ पे मैंने हमें दो चीज़ें और पढ़नी है। एक होता है किसी स्ट्रिंग को, जैसे धागे को दो साइड से वाट से बांध दीजिए आप, जो टाइट बना रहेगा, दो साइड से वाट से आपने कनेक्ट करके बीच में आपने हिट कर दिया, तो वाइब्रेट होता है ना वाइब्रेशन। उस केस में जो वाइब्रेशन डेवलप होगा उसके अलग अलग मोड ऑफ वाइब्रेशन होता है। ठीक, डिफरेंट मोड ऑफ वाइब्रेशन होंगे, उनकी फ्रीक्वेंसीज क्या होंगी, अलग अलग मोड ऑफ वाइब्रेशन उनकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, वो आपका एक पुटअप होता है। फ्रीक्वेंसी और उसकी लेंथ में, वेलोसिटी में क्या रिलेशन बनता है। दूसरा आपको पूछा जाता है बेटा, आपने आर्गन पाइप पढ़ा होगा, पढ़ाया गया था आर्गन पाइप, साउंड में बताएगा तो उसमें आपको आर्गन पाइप बताया गया होगा। क्लोज आर्गन पाइप, ओपन आर्गन पाइप नहीं सुना? अरे आपके ट्वेल्थ तो प्रैक्टिकल भी है भैया, 11 में प्रैक्टिकल भी कराया जाता है। आर्गन पाइप में कुछ नहीं होता बेटा, एक हम लोग जैसे सिंपल ही ले लो, अगर जो आपका पाइप है कोई क्या है, जैसे ये पाइप हमने मैंने ओपन कर लिया, यहाँ पे ओपन होता है, क्लोज होता है। जब हम ओपन आर्गन पाइप की बात करते हैं तो इसके दोनों एंड क्या होते हैं, खुले होते हैं, दोनों साइड खुला होता है। उसमें आप जब ऐसे है ना, जैसे इसका है खोल लिया जाता है, अब क्या फूक मारिए तो साउंड प्रोड्यूस होता है, सीटी बजती है। ठीक, तो वही कंडीशन आपका है कि जब हम लोग यहाँ पे क्या है, काम करेगा एज ए क्लोज आर्गन पाइप है, क्योंकि एक साइड में बंद है, एक साइड में खुला हुआ है, और जब दोनों साइड से खोल दीजिए तो काम करेगा ओपन आर्गन पाइप। यहाँ ओपन का मतलब बोथ साइड ओपन, और क्लोज का मतलब बेटा वन साइड केवल क्या है, क्लोज है। दोनों कर देंगे तो हम कहाँ साउंड को कैसे इंटर कराएंगे आप? तो एक साइड अगर बंद है, दूसरी साइड खुला है, तो उसे क्लोज आर्गन पाइप कहेंगे। दोनों साइड खुला है तो उसे ओपन आर्गन पाइप कहेंगे। तो जो आर्गन पाइप होते हैं उनमें हम लोग कैसे, हमारी क्या डेवलप होगी, जो साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी डिफरेंट आपके क्या, जो हार्मोनिक्स होंगे या जो टोन्स आपके होंगे, उनके लिए हमारी क्या फ्रीक्वेंसीज क्या होगी, उसमें क्या रिलेशन बनेगा। तो याद रखिएगा, जो नॉर्मल स्ट्रिंग होता है, धागा होता है, उसका बिहेवियर ओपन आर्गन पाइप के जैसे होता है। कैसा होगा? एज ए ओपन आर्गन पाइप जैसे होगा। तो वहाँ पे अलग अलग कंडीशन में भी हम लोग दिखाएंगे कैसा होगा ओपन आर्गन पाइप, क्लोज आर्गन पाइप क्या होता है, मेनली ये पढ़ना है। और तीसरा चीज़ आपको जो मेन पूछा जाना है, बीट्स, नंबर ऑफ बीट। जब दो आपके क्या सोर्सेज को हम लोग जितनी फ्रीक्वेंसी नियरली मैच करती है, साथ साथ वाइब्रेट करते हैं, तो कुछ स्टैंड पर उनके क्या करेगी, इंक्रीज करता है, कुछ पे क्या होगा, डिक्रीजमेंट आता है। तो नोड और एंटी नोड का फॉर्मेशन होता है, तो उसके बेस पर हम दिखाते हैं कि दोनों के साउंड में वाइब्रेशन हो रहा है, तो नंबर ऑफ बीट्स कितने प्रोड्यूस होंगे। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें अभी इस वेब में जहाँ से पुटअप होता है मेनली क्वेश्चन, वो हमें पढ़नी है वैसे। ठीक है, तो एक एक करके लिख लीजिए। पहले किसको पढ़ लिया जाए? पहले ओवरलैपिंग वाले नोड
बाइसोलेट को दिए तो निकाल देंगे तो आप जल्दी से हो जाएगा, ऐसा थोड़ा टाइम लगेगा यार। तो थोड़ा सा जनरल पॉइंट समझ लीजिए जो ज़रूरत पड़ेगी, बाकी उसको शीट मिल जाएगी, उसको पढ़ डालिएगा, ठीक है। जैसे हम लोगों ने जब वेव प्रोपगेशन पढ़ते बेटा, थोड़ा सा जनरल आज देख लीजिए, वो भी कर देंगे। जैसे मेरे पास ये बेटा जो होता है मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं एम्पलीट्यूड। क्या कहते हैं? एम्पलीट्यूड। ठीक, क्या कहेंगे उसे? एम्पलीट्यूड। हिंदी में क्या कहा जाता है? ऊपर वाले से आयाम। आयाम क्या बोलते हैं? आयाम बोलते हैं। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन से कॉल्ड एम्पलीट्यूड, कह लेते हैं आयाम। मान लो कि आप पहले से बता दे रहे हैं आयाम। किसी भी पॉइंट पे जो मीन पोजीशन से उसका डिस्प्लेसमेंट होता है और डिस्टेंस का वो होता है पोजीशन, उसे कहते हैं लोग डिस्प्लेसमेंट। ठीक, एक साइकिल यहाँ से चला यहाँ तक एक साइकिल हुआ, या यहाँ से लेके यहाँ तक एक साइकिल होगा, या पीक से लेके पीक तक एक साइकिल होगा, तो उसे कह देते हैं एक साइकिल। मान लो हम लोग क्या लैम्डा या दो डॉट के बीच में घास के ऊपर, जिसे कहते हैं हिंदी में कहते हैं स्लिम, जिसे कहते हैं डॉट, हिंदी कहते हैं गर्भ। दो कांस्टिट्यूटेड डॉट या दो कांस्टिट्यूटेड क्या किसके क्रस्ट के बीच का जो सेपरेशन होता है उसे कह लेते हैं हम लोग वेवलेंथ। क्या कहते हैं? वेवलेंथ। इसे कह लेते हैं क्या? तरंगदैर्घ्य हिंदी में पढ़ा होगा। क्या पढ़ा होगा? तरंगदैर्घ्य। मतलब एक ही साइकिल पूरा करने में वेव जितना डिस्टेंस कवर करता है वो क्या कहलाएगा आपका? ठीक है, वेवलेंथ कहलाएगा। तो कंडीशन हमारा हो गया वेवलेंथ। एक साइकिल ये कवर करने में ये हो गया हमारा वेवलेंथ, ये हो गया आपका क्या है? एम्पलीट्यूड। ठीक है, दूसरा होता है वेव वेलोसिटी। एक सेकंड में वेव के द्वारा जो डिस्टेंस कवर होगी उसे क्या कह लेंगे हम लोग? वेव वेलोसिटी कह लेंगे। क्या कहेंगे उसे? वेव वेलोसिटी कह लेंगे। दूसरा आपका होता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होगा? ये सर एक सेकंड में चला कवर की एक पूरे चक्कर में लगाने में फ्रीक्वेंसी हिंदी क्या है? एक सेकंड में जितना चक्कर लगा दे, जितना एम्पलीट्यूड पूरा कर ले, या उसी आयाम पर जहाँ पर उसी आयाम पे पहुँचे। फ्रीक्वेंसी हम लोग कह लेते हैं बेटा कि नंबर ऑफ साइकिल कंप्लीटेड विन 1 सेकंड। एक सेकंड में जितनी साइकिल पूरा कर लेता है आपका वेव, उसे उसकी फ्रीक्वेंसी। जैसे फैन मान लो चल रहा है, रिवाल्व फैन जो चल रहा है, तो अगर सपोज एक सेकंड में वो 5 चक्कर लगा रहा है, फ्रीक्वेंसी तो 5। हम लोग कहेंगे क्या? उसकी फ्रीक्वेंसी 5 हो गई। 10 लगा रहा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी। 2 लगा रहा है तो फ्रीक्वेंसी 2 हो जाएगी। 0.5 लगाया तो फ्रीक्वेंसी 0.5 है। मतलब एक साइकिल में जितने एक सेकेंड में जितने साइकिल्स कंप्लीट करेगा वो उसकी क्या कहलाएगी? फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड, ठीक है, नोन एज क्या? फ्रीक्वेंसी। उससे हम लोग क्या लेंगे? नंबर ऑफ वेवलेंथ। नहीं, वेवलेंथ अलग चीज़ है, वो तो डिस्टेंस कितना कवर किया उसके लिए हम लोग मेजर करते हैं। ठीक है, तो वो केस आपका हो गया। क्या करेंगे आपने? फ्रीक्वेंसी हो गई। ये बात अलग है कि वहाँ से हम लोग डिस्टेंस कवर निकाल देंगे अगर आपको क्या कितनी साइकिल पूरी हुई और एक साइकिल का वेवलेंथ हमने वेवलेंथ आपको दिया है, ट्रेन से पूरा करके निकाल देंगे। लेकिन वो चीज़ें क्या हैं आपकी? डिफरेंट हो जाती है। ठीक, तो ये कंडीशन आपका होता है, यहाँ से हम लोग रिप्रेजेंट कर लेते हैं। अब जो वेव का प्रोपोगेशन होगा बेटा, कैसा होगा? वेव का प्रोपोगेशन होगा, आपने पढ़ा होगा लॉन्गिट्यूडनल वेव एंड क्या? ट्रांसवर्स वेव। थोड़ा थोड़ा एक पॉइंट जनरल सुन लीजिए। लॉन्गिट्यूडनल वेव, दूसरा हम लोग पढ़ते हैं बेटा क्या? ट्रांसवर्स वेव। जब हम लोग लॉन्गिट्यूडनल वेव की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे बेटा? लॉन्गिट्यूडनल वेव। किसी को आइडिया है लॉन्गिट्यूडनल किसे कहेंगे, ट्रांसवर्स किसे कहेंगे?
ऐसा नहीं है, लेकिन दो प्रकार के वेव होते हैं। एक तो सर जी सघन में लग करके चलता है, कोई ऐसे करके चलता है। इन्हीं दोनों कहते होंगे, एक तो लॉन्गिट्यूडिनल कहते होंगे, एक तो वो कहते हैं। बैठिए। बोला क्या जाता है बेटा, एक आपने कहा लॉन्गिट्यूडिनल और एक कहा गया ट्रांसवर्स। जैसे किसी धागे को बात के हमने बोला था एक साइड हिट कर दे तो वाइब्रेशन ऐसे जाता है, तो उस केस में वेव तो आगे प्रोपोगेट हो रही है, लेकिन उसके पार्ट के मीडियम जो है कैसे है, वहीं पर उसके उसी पोजीशन पे अप एंड डाउन मूवमेंट हो रहा है। जैसे पानी वेव के प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर अगर हमारा जो मीडियम पार्ट के वाइब्रेट हो रहा है तो उसे कहते हैं ट्रांसवर्स वेव। जैसे पानी में पत्थर फेंकिए तो लहरें जो बढ़ती हैं ना ऐसे पानी के ऊपर नीचे से, हमें लगता है कि वो वहाँ से चल के आगे जा रही है, वो नहीं जाती, वो अपनी पोजीशन पे ही रहती है। केवल क्या आपकी जो हमारे डिस्टर्बेंस क्रिएट किए हैं या जो एनर्जी वहाँ पे प्रोवाइड की गई वो ट्रांसमिट होकर इंड तक जाती है। ऐसे धागे को बात की जगह एक आप क्या हिट करिए तो वाइब्रेशन डेवलप होता है, तो ऐसे नहीं उधर वाला धागे का टूट के कहाँ पहुँच जाता है, वहाँ पहुँच जाता है। केवल वाइब्रेशन जो है हमने डिस्टर्बेंस क्रिएट किया है वो दूसरे इंड तक जाता है। तो अगर वेव के प्रोपोगेशन, वेव के चलने के परपेंडिकुलर अगर हमारा क्या हो रहा है, मीडियम पार्टिकल में डिस्टर्बेंसेस क्रिएट हो रही है तो उसे कहते हैं ट्रांसवर्स। क्या कहेंगे उसे, ट्रांसवर्स हमारा क्या हो गया, वेव हो गई। और ट्रांसवर्स वेव जो होती है बेटा वो हमारा मेनली सॉलिड में पाई जाती है। किसमें, सॉलिड या लिक्विड के कहाँ पे पाई जाएंगे, ऊपर सरफेस जो होती है, लिक्विड के ऊपर जो लेयर होती है वहाँ भी हमारा क्या होंगे, ट्रांसवर्स वेव्स पाई जाती है। ठीक, जब हम लोग लॉन्गिट्यूडिनल की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल की बात करेंगे तो लॉन्गिट्यूडिनल जो वेव होती हैं वो वेव के प्रोपोगेशन के डायरेक्शन में ही क्या होता है, वहाँ पे मीडियम पार्टिकल में क्या होता है, मूवमेंट होता है। जैसे स्प्रिंग को खींचिए या दबाइए तो जो वेव प्रोपोगेट हो रहा है उसी डायरेक्शन में उनका क्या होगा, एक्सपेंशन या कंप्रेशन होगा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, फैलेगा या उड़ेगा। इसी तरह से हम साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं तो साउंड कहाँ से, इसके लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट। अगर यहाँ पे मीडियम नहीं होता तो आप तक ये पहुँच पाता क्या, मतलब आप तक पहुँचने के लिए हमें मीडियम की क्या है, रिक्वायरमेंट है। ठीक, तो साउंड के प्रोपोगेशन के लिए ऑलवेज मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, जबकि लाइट के प्रोपोगेशन के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। वैक्यूम में भी कि ट्रांसमिट आपका होता है, इसी वजह से सन से चल के आप तक पहुँचता है, क्योंकि सन पे भोपा लगा के चिल्लाते रहो आप तक आवाज़ नहीं आएगी। ठीक है, यही कमरे में ही है, आप क्या कर दिया जाए, अगर वैक्यूम क्रिएट कर दिया जाए तो हम चाहें जितना भी चिल्ला लें आप तक आवाज़ नहीं जाएगी। बात अलग है, लगेगा कुछ बोल रहे हैं बट आप सुन नहीं पाएंगे। ठीक, तो कंडीशन है साउंड के प्रोपोगेशन के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है बेटा, मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ पे जो हम साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं तो एयर मीडियम, जो मीडियम हमारा क्या है यहाँ पे एयर है, वो वहाँ पे क्या हो रहा है, कहीं कंप्रेशन हो रहा है, कहीं एयर फ्रैक्शन, कहीं गैस मालिक्यूल पास आ रहे हैं, कहीं क्या हो रहे हैं दूर। तो डायरेक्शन ऑफ जो मोशन है वेव का प्रोपोगेशन का, उसी डायरेक्शन में उसमें भी अगर क्या हो रहा है, मीडियम पार्टिकल भी डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रही है, उसमें मूवमेंट हो रहा है, तो उसे हम लोग क्या लेते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल वेव। क्या कहेंगे, लॉन्गिट्यूडिनल वेव। ठीक, तो लॉन्गिट्यूडिनल वेव आप कह सकते हो गैसेज में। दूसरा स्प्रिंग, किसमें, सॉरी स्प्रिंग नहीं, धागे में नहीं, किसमें, स्प्रिंग। जो स्प्रिंग आपका होता है जब खींचते हैं या दबाते हैं बेटा तो वहाँ पर भी हमारा क्या डेवलप होगा, क्या लॉन्गिट्यूडिनल वेव। लेकिन मेन एग्जाम्पल जो लेते हैं गैसेस मीडियम के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक, इसी तरह से लिक्विड के अंदर सब्सटेंस में भी पाया जाता है। क्या, हाँ, पत्नी में क्या करेंगे, हाँ, उसमें भी हिट करें तो वाइब्रेट करें तो वहाँ ट्रांसवर्स का होता है, वहाँ पे ऐसे नहीं होगा। ठीक, कैसे वाइब्रेट ऐसे पानी वाला। ठीक है, तो उस कंडीशन में ट्रांसवर्स का एग्जाम्पल हो जाता है। तो ये कंडीशन आपका होगा, ट्रांसवर्स वेव क्या होगा, लॉन्गिट्यूडिनल वेव क्या होगा, वेवलेंथ क्या होती है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, एम्पलीट्यूड क्या होता है। समझ गए, ये कुछ जनरल पॉइंट्स है बेटा। आप सभी के पास कुछ ना कुछ बुक्स होंगी, किताबें होंगी, जो भी आपके पास हो, बोर्ड की हों या कॉम्पिटिटिव हों, जैसे भी हैं, थोड़ा सा बेटा पढ़ के आइए। ठीक, थोड़ा चीज़ों को क्या करिए, पढ़ के आइए। ठीक है, जिससे जल्दी हो जाए। अभी ये वाला पोर्शन बचा हुआ है, और इसके बाद वेव बताएगा, वेव ऑप्टिक्स वाला, वेव ऑप्टिक्स वाला जो बचा है वो कक्षा 11 ये सेचम वाला। ठीक, ये सेचम
सिंपल हार्मोनिक फंक्शन। अभी वो है कि हो गया वो है SHM आपका नहीं हुआ है अभी? वो कह रहे थे कि बाद में पढ़ाएंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। चलिए इस हिसाब से उसको बता देंगे, ठीक। ये पढ़ लीजिए, 2 दिन में ये खत्म हो जाए, ठीक है। ये वेव का एक दिन लगेगा आपको स्ट्रिंग सिस्टम और उसमें, और एक दिन लग जाता है मोस्टली हमें क्या बीट्स वगैरह समझाने में, क्योंकि बीट के भी मोस्टली क्वेश्चन हर साल अल्टरनेट पे आता रहता है। EMD पे सर EMW पे आता है क्वेश्चन लेकिन छोटा है। हाँ, EMW पे आता है लेकिन छोटा चैप्टर है, ठीक है। हर साल आता है उससे। तो उस कंडीशन में क्या है, ये सब स्कोरिंग पोर्शन है, ठीक है। पढ़ लीजिए और एग्ज़ाम तक याद रखिए, ठीक है। एग्ज़ाम में सही करके आइए, ठीक। थ्योरेटिकल पोर्शन है, बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल और से SHM पे तो बनता है, लेकिन ज़्यादातर वहाँ पे भी क्या जो फार्मूला बेस्ड होता है वहीं पे बनाए जाएंगे, उसी के बेस पे आपको वहाँ पे भी डिस्क्राइब किया जाएगा। कितना समझ गया भैया? जी सर। अब थोड़ा सा और देख लीजिए तो ठीक है। तो जब हम लोग बात करेंगे स्ट्रिंग के लिए, समझ लीजिए, उससे पढ़ लीजिए, जैसे कोई धागा है स्ट्रिंग है, हम लोग फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन की बात करते हैं। जैसे कि बेटा स्ट्रिंग है, ठीक, इसकी लंबाई हमारी कितनी है, हमने यहाँ पे एक बार वाइब्रेट करके छोड़ा, तो मान लिया आपने सपोज किया कि यहाँ से वाइब्रेशन जब आपने किया, ये कंडीशन क्या हुआ, ये कंडीशन। दूसरा, अब ये पूरा कितना है, कितना है, ये है, और यहाँ पे हम वेवलेंथ के टर्म में कहें तो कितना आएगा, लैम्डा की लैम्डा बाई 2 की लैम्डा बाई 4। लैम्डा बाई 2। अभी हमने आपको समझाया कि जब ये कंप्लीट वेव होगा तो ये हमारा लैम्डा के बराबर होगा। क्या होगा ये, लैम्डा के बराबर, इसका आधा ही पोर्शन का है बेटा, इसे हम लोग कह देंगे लैम्डा बाई 2, यानी L की जो वैल्यू यहाँ पे होगी वो लैम्डा बाई 2, यदि लैम्डा 1 पहला मोड ऑफ वाइब्रेशन, फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन लैम्डा 1 बाई 2 कह दिया, यदि लैम्डा 1 की वैल्यू 2L के क्या हो जाएगा, बराबर होगा। लैम्डा 1 की वैल्यू कितना होगा, 2L के बराबर होगा, ठीक। और क्योंकि V का तो हम लोग पढ़ते हैं यानी लैम्डा, V बराबर क्या पढ़ाते हैं, n लैम्डा, n1 into लैम्डा 1, ठीक। B यहाँ पे है साउंड की जो वेलोसिटी आपकी होगी, आप कंडीशन क्या करते हैं, यहाँ पे n1 की वैल्यू निकालें तो B अपॉन लैम्डा 1 के बराबर होगा। अब लैम्डा 1 की वैल्यू कर लो तो लैम्डा 1 की वैल्यू कितना आएगा, 2L के बराबर हो गया, यानी n1 की वैल्यू जो है B बाई 2L के बराबर हो गया। इसे हम लोग क्या कहते हैं, जो हमारा फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन है या इसी को फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन कहते हैं, मतलब पहला जो हमारा वाइब्रेशन स्टार्ट किया उसी को फर्स्ट मोड या फंडामेंटल मोड ऑफ क्या कहेंगे, वाइब्रेशन कहेंगे। n की वैल्यू B बाई 2L के बराबर। सेकेंड से हम लोग मोड ऑफ वाइब्रेशन की बात करेंगे, उस केस में देखते हैं ये L इक्वल टू कितना हो गया, लैम्डा 2, ठीक। तो यहाँ पे जब लेंगे या इसी में लिख सकते हैं, अगर बाई 2 के टर्म में लेंगे तो 2L इक्वल टू 2 लैम्डा 2, ठीक। इसके लिए जब करेंगे, ये फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन था और सेकेंड, ये फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन के लिए, सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन के लिखेंगे, तो ये की बात लिखेंगे n2 का वैल्यू आएगा B बाई लैम्डा 2 आएगा, और ये हो गया B बाई लैम्डा 2 का मान क्या है, L के बराबर है। इसी को हम लोग इसके टर्म में लिखने के लिए 2B अपॉन 2L, ऊपर नीचे 2 से गुणा करके तो दिक्कत आएगी बेटा, ऊपर नीचे से 2 से गुणा करें तो ये सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन है आपका, ठीक है। इसके लिए फ्रीक्वेंसी आ गया 2B बाई 2L। जब थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन की बात करेंगे, तो यहाँ पे L की वैल्यू हो गया लैम्डा बाई 2 लैम्डा बाई 2 लैम्डा बाई 2, मतलब कितना 3 लैम्डा 3 बाई 2। थर्ड मोड के लिए चले 3 लैम्डा 3 बाई 2 हो गया। इसे अगर थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन के लिए जब लिखेंगे तो L3 का मान हो जाएगा B अपॉन लैम्डा 3, और लैम्डा 3 का मान करो तो 2L, जब आप मल्टीप्लाई करो तो लैम्डा 3 का 2 या बाई 3 हो जाएगा, इससे लैम्डा 3 साइड में करोगे तो ये 2 का मल्टीप्लाई 2L अपॉन कितना 3 हो गया। अब इसकी वैल्यू यहाँ रख दो तो B अपॉन 2L अपॉन कितना हो गया, 3 ऊपर से हो जाएगा बेटा 3B बाई 2L, ये हो गया। अब अगर इनके हम लोग मोड ऑफ वाइब्रेशन की जो फ्रीक्वेंसी है, फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन, सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन, थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन, इसी को फंडामेंटल टोन भी कह देते हैं, इसे फर्स्ट ओवरटोन कहेंगे, इसे सेकंड ओवरटोन कहेंगे।
तब सुन लीजिए, इसे फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन पहला, इसे सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन, इसे थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन। इसे फंडामेंटल टोन कहते हैं, मतलब जो हिंदी मूल जिसे कह देते हैं फंडामेंटल टोन। इसे फर्स्ट ओवर टोन, इसे क्या कहेंगे सेकेंड ओवर टोन, या इसे क्या कहेंगे हार्मोनिक के टर्म में भी बोला जाता है, ठीक, फर्स्ट हार्मोनिक, सेकेंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, ठीक। तो वो कंडीशन आता है। यहाँ से अगर N1 N2 N3 का आप निकालोगे, N1 N2 N3 कितना रेशियो आएगा 1 2 3 1:2:3, मतलब यहाँ पे हमारे देखो 1 2 3 मतलब आड और इवन दोनों हार्मोनिक्स में पाए जा रहे हैं। आड और इवन दोनों हार्मोनिक पाया जा रहा है, ऐसा नहीं केवल आड पाया जा रहा है, केवल इवन पाया जा रहा है। तो जब हमारा जो स्ट्रिंग सिस्टम होता है उसमें आड और इवन दोनों पाए जाते हैं, यानी रेशियो आएगा 1:2:3:4 एंड सो ऑन। जैसे जैसे हम लोग वाइब्रेशन क्या करेंगे डिस्कस करेंगे, बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे यहाँ पे हमारा ये मिलता जाता है, ठीक। तो ये हो गया हमारा किसी स्ट्रिंग सिस्टम के लिए क्या होगा, कैसे वहाँ पे फ्रीक्वेंसी मिलेगी, अलग अलग हमारे मोड के लिए अलग अलग हो जाएगा, ठीक। थोड़ा सा पढ़ाइए, कल इसके बाद हो जाए, ये तो मैक्सिमम बता ही दिया है, ठीक है, तो उसका करा देंगे, हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा भी आप पढ़ के आएगा जिससे थोड़ा जल्दी हो जाए। क्या रहेगा पूरी टेम्परेचर